नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पाकिस्तान यानी पवित्र स्थान। इस देश का नाम सुनना भले ही रूह को आराम देता हो, पर इस देश की हरकतें आजादी के बाद से ही भारत हो या अन्य कोई शांति पसंद देश, सभी के लिए मुसीबत और चिंता का सबब रही है। इस देश के इरादे हमेशा से ही अपने पड़ोसी देश के लिए नापाक रहे हैं और हमेशा अपने नापाक इरादों के चलते उसे भारत के हाथों मुंह की भी खानी पड़ी। जब जब युद्ध के मैदान में भारत पाकिस्तान का आमना सामना हुआ, तब तब पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा समेटकर हिंदुस्तान ने वापस भेज दिया। लेकिन जनाब, क्या करें, ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। आज से महज 22 साल पहले एक बार फिर पाकिस्तान ने हिमालय की दुर्गम चोटियों के रास्ते भारत की जमीन पर अपने नापाक कदम रखने की हिमाकत की थी, लेकिन हमारे जाबाज शूरवीरों ने उसे ऐसी धूल चटाई कि उसके लिए करगिल नासूर बन गया। लेकिन एक ढीठ बच्चे की तरह पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 22 सालों में पाकिस्तान की बदनीयत और पाकिस्तान की करतूतों में कोई सुधार नहीं आया। पाकिस्तान को भारत ने सुधरने की ना जाने कितने ही मौके दिए। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी। भारत का जब भी कोई प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा पाकिस्तान को छोटे भाई के तौर पर देखा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा ही हिंदुस्तान की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। पहले मुशर्रफ, फिर गिलानी, उसके बाद शरीफ और अब इमरान खान। सभी का भारत के प्रति एक जैसा नजरिया रहा। करगिल में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर भारत के सामने आने के बजाय आतंकवादियों के हाथ में कंट्रोल दे दिया। पाक परस्त आतंकवादियों ने पहले संसद को दहलाने की कोशिश की, उसके बाद 2006 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाए और 2008 का ताज होटल हमला किसकी साजिश थी, कोई नहीं भूला, ये किसी से नहीं छिपा। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की है। 2016 का उरी हमला भला कौन भूल सकता है। 2019 के पुलवामा हमले की तस्वीरें भी आज भी हर भारतवासी की आंखों में जिंदा है। इन सब में इस नापाक देश की भूमिका साफ तौर पर जाहिर होती है। करगिल में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे घुटने टेकने के बाद पाकिस्तान कभी भी सीधे तौर पर सामने नहीं आया। उसने पिछले 22 साल में आतंक के रास्ते भारत के खिलाफ साजिश रची, लेकिन यहां भी उसका भारत ने करारा जवाब दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। यानी कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत के सुरक्षा बलों ने कभी पूरा नहीं होने दिया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार हर बार मुंह की खाने के बावजूद कब सुधरेगा नापाक पाकिस्तान। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन करगिल के बाद भारत पाकिस्तान में कितने बदले हालात। जी हां, करगिल युद्ध को 22 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों पर कितना असर पड़ा है, किस हद तक और कितने हालात बदले हैं, आज इस पर करेंगे चर्चा। करगिल की हार, पाकिस्तान का हाल बेहाल। करगिल के वार को 22 साल, कब सुधरेगा नापाक पाकिस्तान, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बार बार आतंक के सहारे हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश पाकिस्तान की रहती है, हर बार वो बेपर्दा होता है और हर बार वो नकार जाता है। ऐसे में आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश कि धोखा देने की फितरत से कब आ जाएगा पाकिस्तान। बातचीत की कोशिशें कई बार हुई, लेकिन हर बार नाकाम। ऐसे में कब तक आखिरकार पिसती रहेगी आवाम, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो। भारत पाक के असहज रिश्तों का क्या नहीं है कोई समाधान। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, और आज अपनी चर्चा में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी जुड़े हुए। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह मौजूद है। बहुत स्वागत है आरपी सिंह साहब आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका भी। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैम आपका। और आज इन्हीं तमाम खास मेहमानों के साथ हम करेंगे इस खास मुद्दे पर खास चर्चा। जेके त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, आज करगिल युद्ध को 22 साल पूरे हो चुके हैं। हिंदुस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी 22 साल पहले करगिल युद्ध को जीतकर मिली थी। ऐसे में इन 22 सालों के दरमियान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या परिवर्तन आया है, किस हद तक हालात बदले हैं, क्या कहेंगे सर?
देखिए, कुल मिलाकर अगर हम पिछले 22 साल में देखें तो कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया है, या मैं ये कहूँ कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया है। क्योंकि पाकिस्तान, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने देखिए आतंकवादियों को भेजना ज़्यादा शुरू किया, और जैसा कि आपने बताया कि उसके बाद से बॉम्बे ब्लास्ट की घटनाएं हुई, ताजमहल की घटना हुई, पठानकोट की घटना हुई, ये सब उसके बाद होती रही। और अब ड्रोन की घटना हो रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं सुधरा है, नहीं सुधरता है और नहीं सुधरेगा तब तक जब तक कि पाकिस्तान में मिलिट्री के ऊपर एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग सिविलियन गवर्नमेंट नहीं होती। ये आप देखिए, ये पाकिस्तान के पिछले 70 साल से ज़्यादा के इतिहास में आधे से ज़्यादा समय या तो पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा डायरेक्ट शासित रहा है, और या तो मिलिट्री ने पाकिस्तान में कठपुतली गवर्नमेंट बिठाई है। ख़ास तौर से पिछले 22 साल में देखिए, जब मुशर्रफ साहब जो हैं वो जनरल की फ़ौज की वर्दी उतार करके शेरवानी पहनने लगे, सिविलियन राष्ट्रपति बन गए, तब भी उनका दबदबा रहा, मिलिट्री की गवर्नमेंट डायरेक्टली रही। उसके बाद जब नवाज शरीफ आए तो भी मिलिट्री उनको संचालित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नहीं कर पाए तो नवाज शरीफ को हटा दिया गया, और दूसरी कठपुतली जो है इमरान सरकार को बनाया गया पीटीआई के। अब इमरान सरकार भी एक तरह से बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के, जिसको वहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसके हाथों में खेल रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट और आतंकवाद का एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, बिना उसके ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। आपने देखा कि कई जगह आतंकवादियों को सजा हुई कोर्ट से, लेकिन मिलिट्री ने उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो तो मिलिट्री के संरक्षण में, कभी मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे और कभी अपने घर में मिलिट्री के संरक्षण में फलते फूलते रहे। तो ये पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा, तब तक नहीं सुधरेगा, जब तक कि वहाँ बाकायदे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट नहीं आती, जो कि मिलिट्री की वहाँ नकेल कस के रखे। नहीं तो जब तक मुशर्रफ या गिलानी या ये बाजवा वहाँ पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन करते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और इन लोगों का देखिए, मिलिट्री का शासन करने का क्या होता है कि एक कोई डिक्टेटर अगर शासन करता है तो मिलिट्री की सबसे बड़ी शासन करते रहने के पीछे कारण ये है कि वो बॉर्डर पर खतरा दिखाएं, ताकि वो दिखा के ये कह सकें अपने आवाम को कि देखिए बॉर्डर पे खतरा है और हम ही सक्षम है इस खतरे को दूर करने के, इस खतरे का मुकाबला करने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए वो बॉर्डर पे अशांति जरूरी रखते हैं, और यही कर रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब, आप इन 22 सालों को किस तरह से देख रहे हैं, और आखिरकार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कब बाज आएगा, कब सुधरेगा पाकिस्तान? देखिए, जो त्रिपाठी जी ने बताया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बाज क्या आना क्या, पाकिस्तान की ताकत बढ़ती ही जा रही है, और आगे इतनी बढ़ रही है कि आगे चल करके वो पाकिस्तान जो है चाइना की मदद से अब, और जब से यूएस से मदद मिली है अफगानिस्तान से हटने की, तो पूरी तालिबान को उसको मदद मिल जाएगी। अब जो स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, एक भारत को इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान को हैंडल करे, क्योंकि अब एक कहानी कुछ और बनती जा रही है, वो है कारगिल से गलवान तक की। और नदन सेक्टर के अंदर जो स्थिति है वो पाकिस्तान के फेवर में रहती है, क्योंकि एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान तालिबान के सपोर्ट में है। ऐसी स्थिति में भारत को मल्टी फ्रंटल चीजों को देखना पड़ेगा, और इंटरनल जो पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी रुकावटें आ रही हैं, विद्रोह आ रहा है, वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर पाकिस्तान को रोकती हैं तो वही रोक पाएंगी। और इसके अलावा हो सकता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतना सहयोग मिलेगा कि पाकिस्तान को आइंदा कोई फालतू हरकत करने की इजाजत न दे। जैसा कि आपको पता है कि जब चाइना ने गलवान के अंदर अपना अटैक किया था, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था। इसी तरह से इकोनॉमिकल कॉरिडोर में वो पूरे के पूरे सपोर्ट कर रहा है। यूएसए का
अफगानिस्तान से विड्रॉल होना, वहां की ताकत जो कि पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट करती है, अब उन्होंने एक तरह से जो पहले भी आतंकवादियों को जेएनके के अंदर भेजा था, अब शायद वो फिर से ट्राई करेंगे। जो भारत की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जेएनके के अंदर काफी तब्दीलियां लाई हुई हैं, केंद्र शासित राज्य घोषित किया हुआ है, सिविल गवर्नमेंट को पूरी के पूरी ताकत दी गई है, और वहां से जो अराजक तत्व जो हैं, जो भी टेररिस्ट हैं, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और हो सकता है कि पाकिस्तान को इस मंसूबे से पूरी तरह से नदन कमांड, जो कि उत्तरी कमान है, उसको रोक सके। भारत के जो थिएटर कमांड भी शायद अभी बनने की उम्मीद है, जो कि हो सकता है कि इस साल की उम्मीद तक बन जाए, वो पाकिस्तान और चाइना को जो नदन सेक्टर के अंदर इतनी अच्छी तरह से उसको रोकेगा कि आगे की उसकी कार्रवाई में कोई मतलब की मदद कहीं बाहर से नहीं मिल पाएगा। इकोनॉमिकली ऑल्सो जो है, पाकिस्तान को भारत काफी बुरी तरह से रोक रहा है, और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के जो भी नापाक इरादे हैं वो बाहर से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जहां तक कि पाकिस्तान जरूर मिलिट्री ताकत जो है कभी कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जितनी भी आतंकवादियां हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको वहां की पुलिस या इंटरनल व्यवस्था नहीं रोक पा रही है, उसको मिलिट्री पावर ही रोक पा रही है, जो कि काफी ताकतवर हो चुकी है, और किसी भी डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं करेगी। ताकतवर होने के साथ साथ अब उस हद तक खतरनाक भी हो चुकी है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास सर। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, तमाम कोशिशें हुई इस दौरान इन 22 सालों में, लेकिन हर बार कोशिशें नाकाम ही साबित होती हुई दिखाई थी। यानी कि जो संबंध थे भारत पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारी उम्मीदें, कई बार कई दफा ऐसा लगा कि शायद अब सुधर जाए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने जिस तरह से पीठ में छुरा घोंपा, हर बार फेलियर ही दिखाई दिया सामने। ऐसे में आप किस तरह से इन 22 सालों को देखते हैं, किस तरह से और किस तरह का असर इन 22 सालों में भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पड़ा? शिल्पा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक मित्र है, वो एक बात कहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि कभी भी सुधर नहीं सकता। लेकिन मैं अभी आरपी सिंह साहब से थोड़ा सा मैं अलग बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान की शक्ति बढ़ने की बात, सिर्फ मिलिट्री शक्ति बढ़ने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम पूरी तरह से सक्षम हैं पाकिस्तान और चीन को एक साथ उनका सामना करने के लिए। कोई किसी को शक ना हो इसके अंदर, कोई किसी को शक ना हो, पहली बात। दूसरी बात, हम पहले भी 2-3 डिबेट्स में ये बात आ चुकी है कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान से। अब अमेरिका एक ऐसा मिलिट्री पावर है, अमेरिका ने हाथ खींचा है, हाथ छोड़ा नहीं है। अमेरिका को अफगानिस्तान में फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं है। एरिजोना से एक बटन दबाएंगे, 4 हेलफायर मिसाइल निकलेंगी और जहां जाके गिरनी है वहां गिर जाएंगी। उसके अलावा एयरफोर्स वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से कंट्रोल कर सकता है। उसने अफगानिस्तान को छोड़ा नहीं है। और जो हालात तालिबान के अफगानिस्तान में कुछ परसों थे जब हम बात कर रहे थे, उससे आज पूरी तरह बदल गए। मैंने उस दिन भी यही कहा था कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है। आज आप देखें, कई जगह तालिबान जो है उनको उखाड़ के फेंक दिया गया है। जो उनकी अफगान नेशनल आर्मी की एयरफोर्स है वो तालिबान के ऊपर हमले कर रही है, और पाकिस्तान के दोगले मीडिया ने यू टर्न ले लिया। और उन्होंने कहा कि जो हम ये जो पाकिस्तान तालिबान ये कर रहा था, अब वो तालिबान में खूब खामी ढूंढ रहे हैं। अभी पाकिस्तान के एक पत्रकार से बात हो रही थी, तो वो कहता है कि आप भारत जो है वो तालिबान को फंड कर रहा है। तो इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो तालिबान के सहारे क्या पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करता हुआ, ऐसे में क्या हिंदुस्तान को अब और ज्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता? कतई नहीं।
चौकन्ना तो आपको होना ही पड़ेगा। आप वो मजबूत करे या ना करे, अगर आप एक देश एक शक्ति बनना चाहते हैं तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शक, इसमें क्या कुछ बात की गुंजाइश है? चौकन्ना आप रहें, अपनी शक्ति बढ़ाएं। सिर्फ आवश्यकता एक बात की है कि जो आप पॉलिसी अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की बना रहे हैं, उस पॉलिसी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो। सरकार कोई भी, जब आपकी लगातार पॉलिसी बनी होगी और लगातार एक तरीके से आप पाकिस्तान को हैंडल करेंगे, अफगानिस्तान को हैंडल करेंगे, तो कोई मेरे को शक नहीं है कि कुछ होगा उसमें। और अभी इसमें एक और बात मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान में क्या है, बलोचिस्तान में गड़बड़, सिंध में गड़बड़, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गड़बड़, आजाद कश्मीर में गड़बड़, गिलगित बाल्टिस्तान में गड़बड़। किस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, क्या ताकत बढ़ रही है उनकी? कोई ताकत नहीं बढ़ रही। हाँ ठीक है जी। अनुमा आचार्य भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुमा जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? करगिल युद्ध के 22 सालों के बाद हालात किस हद तक चेंज हुए हैं, या यूं कहा जाए जैसा कि तमाम बाकी पैनलिस्ट कहते नजर आए कि बदतर हुए हैं? आप किस तरह से देख रही हैं? कई बार कोशिशें हुई हैं बातचीत करने की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। ऐसे में दोनों देशों की आवाम इसमें पिसती है, क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? शिल्पा जी, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 की शुरुआत में जो बस यात्रा की थी, वो शुरुआत ही थी, वो पहल ही थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरे। लेकिन फिर वो छुरा ही मारा गया। हमने देखा कि मई के महीने में और 9 मई के आसपास पहली बार पता चला कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, वो हमारे सरहदों पर थी और काफी अंदर की तरफ थी। जिन पोस्ट को हम छोड़कर चले जाते थे गर्मियों में, सर्दियों में, तो उन पोस्ट पर उन्होंने कब्जा किया था। पर पाकिस्तान ने जब पकड़ा गया तो कहा कि ये हमारी सेना नहीं है। और पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो अपने सैनिकों का सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि वहां जितनी भी लाशें जो पाई गई थी बाद में, हमारे सैनिकों ने जिनको मौत के घाट उतारा था, उनको क्लेम करने से पाकिस्तान ने मना किया था। बाद में उन्होंने बहुत बाद में 431 अपने सैनिकों की एक लिस्ट बनाई और ये कहा कि हाँ, ये हमारे सैनिक हैं। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है कि जो अपने जांबाजों के साथ भी खड़ा नहीं होता। वहां दूसरी ओर हमारा देश जो है हमेशा अपने फौजियों के साथ एक तो खड़ा होता है, दूसरे हमारी जो वायुसेना है वो पूरे विश्व की 4थे नंबर की सशक्त वायुसेना है, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना का नाम पहले 10 नंबरों में नहीं आता। तो पाकिस्तान शक्तिशाली कैसे हो रहा है? सिर्फ इस तरह से कि उसका चीन के साथ संबंध है और अमेरिका गाहे बगाहे पाकिस्तान की मदद कर देता है, लेकिन चीन के साथ इस समय उसके संबंध मजबूत हुए हैं। पर किसी तरह पाकिस्तान भारत के सामने कहीं से भी मजबूत नहीं है। हाँ, उनकी जो चालाकियां हैं वो जरूर थोड़ा सा हमें तंग करती हैं, क्योंकि वो छद्म युद्ध करते हैं, वो सीधा युद्ध नहीं करते। सीधे युद्ध में तो उनका बोरिया बिस्तर ही बन जाता है। ठीक है। और जो हमने देखा, पहले उन्होंने सियाचिन का रास्ता काटने की कोशिश की थी द्रास सेक्टर के ऊपर काबू करके, तो अब उनका जो पूरा निशाना है वो कश्मीर की तरफ है। और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि सेना हमारी बहुत बहादुर है, हमारी वायुसेना कमाल की है, नौसेना, थल सेना सब कमाल के हैं, लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस है वहां पे हमको थोड़ी सी ज्यादा सपोर्ट मिल जाए तो हम पाकिस्तान की इन हरकतों का पहले ही उनको टोर ले सकते हैं और हम उसका जवाब दे सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मियां तारिक जी भी जुड़ चुके हैं। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका जनतंत्र टीवी पर इस खास चर्चा में। मियां तारिक, करगिल युद्ध को 22 साल हो चुके हैं। 22 साल पहले हिंदुस्तान ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। आप ये बताएं कि क्या उम्मीदें पाकिस्तान को थी और इन 22 सालों में भारत पाकिस्तान के संबंधों को आप किस तरह से देख रहे हैं? बेहतरी की तरफ गए कि बदतर होते चले गए, और क्या कारण उसके पीछे आप मानते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मैंने सारे आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है बिल्कुल खामोशी के साथ। अब मैं चाहूँगा कि वो भी ज़रा मुझे खामोशी से सुन लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है, जो नैरेटिव है, मैं उसी नैरेटिव को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। नंबर एक तो जी, पाकिस्तान और इंडिया को, ये दोनों मुल्कों को ये सोच लेना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान को शायद ज़्यादा इसलिए सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना से ज़्यादा बड़ा है मुल्क है, उसकी आबादी ज़्यादा है, उसके पास वसाइल ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, हम मानते हैं इस बात को।
तो अब उससे पड़ोसियों के साथ जरा अपने ताल्लुकात को ठीक करने के लिए बड़ेपन का इजहार करना होगा, ना कि वहां पर जो आप हिंदुत्व की एक उस या टेररिज्म की जो एक प्रचार कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसी के जरिए आप पूरे खित्ते को आपने आग के में झोंक दिया है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना आपकी नेपाल के साथ बन रही है, ना आपकी बांग्लादेश के साथ बन रही है, श्रीलंका के साथ आपकी नहीं बन रही क्योंकि आपने वहां तमिल्स को बड़ी मदद की। फिर उसके बाद दूसरी, अच्छा रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो आपको पहले दिन से ही बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। आपके यहाँ से ये कहा जाता था कि जब पाकिस्तान बना था तो 6 महीने के बाद ये लोग जी भीख मांगते हुए वापस आएंगे, ये कहा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने एटमी कुव्वत भी है, हमने जैसे भी एटमी कुव्वत हासिल की, जिस तरह भी बनाई, हमने खुद अपने वसाइल को, कमजोरियों को, यानी अपने मुल्क के अवाम के पेट काट कर हमने जो बनाया, हमने अपने दिफा के लिए बनाया, हमने कोई आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया। बिकॉज ऑफ दैट अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता तो आप तरक्की करते रहे सर, किसी को इस पर आपत्ति नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नागरिक इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराएगा। प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि आपने अभी भी कहा बातचीत होनी चाहिए और हिंदुस्तान को पहल करनी चाहिए, हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन बातचीत कैसे हो अगर उरी हमला होगा, पुलवामा हमला होगा, पठानकोट जैसे हमले होंगे सर, ऐसे में बातचीत के साथ साथ आतंकवादी हमले हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त करता रहे? इस बात पर भी तो आप लोगों को सोचना होगा ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जरा उसको तफसील से बोलिए। सुनिएगा। बंबई बम धमाके हो, मालेगांव बम धमाके हो, या एक्सप्रेस की नजरियाते शो, ये तमाम जितनी भी आपकी वो हैं रिपोर्ट्स हैं, आपके अपने मुल्क की जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये साबित करती हैं कि वो दहशतगर्दी के तमाम वाकयात में हिंदुस्तान की अपनी फौज, अपने इंटेलिजेंस इदारे और अपने ही दहशतगर्द मुलव्वस थे। तो ये सारी की सारी सिचुएशन ये है कि हमें इस सिचुएशन से निकलना होगा। आपके बारे में जर्मनी में किताब लिखी जा चुकी है कि जी बंबई बम धमाके अमेरिका के साथ मिलकर आपने करवाए थे। जो अजमल कसाब नाम का बंदा है, उसका आपका वो आपके ही मुल्क का उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट भी आ गया, उसका आप ही के मुल्क का, उसके पास डोमिसाइल भी मौजूद है, उसका सामने आ गया है। बात ये कि ये इल्जाम तराशी, ये कॉन्स्पिरेंसी, ये साजिशें, ये छोड़ें, आगे बढ़ने की सोचें, अब इन चीजों से निकल आए। 70 सालों में आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान 2 लाख जरूर हुआ, पाकिस्तान 2 लाख जरूर हुआ, इसलिए कि 1000 किलोमीटर का वो फासला। ये जो आपकी गुरूरियत है ना, जो आपकी बातों में भी झलक रही है, यही वजह है कि पाकिस्तान इस हद तक बदतर होता जा रहा है। और ठीक है, एक एक करके अनुज एक सेकंड मियां तारिक जी, अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं एक बार। अनुज जी। हाँ, मैं ये आप अपने अर्थव्यवस्था को देखें, आज आपकी ये हालत है कि आपका जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो देने के लिए आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि आपका कुछ हुआ नहीं। आपको अफगानिस्तान में मार पड़ रही है, आपने तालिबान बनाया, अब तालिबान आपको मार रहा है। हाँ। अब आप कह रहे हैं तालिबान ने, आप इस बात और ऊपर से कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं बिगड़ पाया हमारा। जहां भी ठीक है, अनुमा जी कुछ कहना चाहिए। अनुमा जी, स्थिति हो रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही वाली बात हो गई। तारिक साहब, हम जिस देश से आते हैं वहां पर बड़े भाई की इज्जत करने का रिवाज है। तो आपने अभी कहा कि हमें छोटे भाई की तरह देखिए, तो आपने तो उस तरह से बिल्कुल इज्जत ही नहीं दी। और आपको मैं याद दिला दूं, 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे वहां अमेरिका में मदद लेने के लिए, तो क्लिंटन जी ने पूछा था कि भाई आपकी वहां सेना तो नहीं है, तो उनको कबूलना पड़ा था कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां पर है, और उसके बाद अमेरिका ने आपको मदद देने से इनकार कर दिया था। तो ये बात ध्यान रखिए, इस तरह से बोलने से कोई फायदा नहीं है कि कहीं साबित नहीं हुआ, बड़ा साबित है, सब सामने है। बिल्कुल, आप नकार देंगे, हकीकत उससे बदल तो नहीं जाएंगी ना। ठीक है, मियां तारिक जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, बोलिए। जो अनु साहब ने जो बात की है ना, देखिए बात सुने, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने जाके बांग्लादेश में एतराफ किया था कि हाँ हमने मुक्ति बाहिनी बना के, मुक्ति बाहिनी के साथ लड़ के हमने बांग्लादेश को अलग किया था। ठीक है जी, जो कि एक आलमी दहशतगर्दी का एतराफ है किसी भी मुल्क के खिलाफ। अगर उसको आलमी अदालत में उसका केस चले तो डेफिनेटली मोदी साहब और भारत उसमें जो होंगे वो कन्विक्ट होंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि जी 4 जुलाई 1999 की अगर बात करते हैं तो बात यह है कि हर साल सियाचिन में आप गए थे सबसे पहले 1984 में, हम नहीं अच्छा गए वो थे। छोड़ दीजिए, लाहौर संधि तो आपको याद होगी ना,
फरवरी 1999 में लाहौर संधि हुई थी ना दोनों देशों के बीच में, तो फिर क्यों आप लोगों ने उसका उल्लंघन किया? क्यों आखिरकार करगिल युद्ध की नौबत आन पड़ी? बताइए जरा। लोग हार पहनाए हैं, मुझे ये बताएं 1984 में आप सियाचिन में गए थे, हम नहीं गए थे, और आपने सियाचिन पे नाजायज कब्जा किया है, हमने नहीं किया। और बात ये है कि अगर हिंदुस्तान की जगह हमारी पे जमीन अरे है, सियाचिन जब हमारा है तो हम ही जाएंगे सियाचिन में यार, और कौन हमारी जाएगा? जमीन है। सियाचिन पाकिस्तान का था और वो पाकिस्तान का रहेगा। हमारी जमीन है। आप आप सियाचिन की बात कर रहे हो। आप रुके कुछ समय, गिलगित बाल्टिस्तान में जाएंगे, कुछ समय रुके आप। फरवरी याद नहीं है आपको, अभिनंदन याद नहीं है? अगर ये बात करते हैं तो फिर यार आपसे मैं तरीके से बात कर रहा हूँ, आप मुझे दूसरी बातों को मैं उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें माजी का हिस्सा हो चुकी हैं। आज क्या है, कल क्या है, इस पे त्रिपाठी जी सोचना कुछ है। कहना चाह रहे हैं जल्दी से। त्रिपाठी जी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। त्रिपाठी जी। तारिक साहब, मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ। आपने अभी जो कहा कि बॉम्बे में ताज पे जो हमला हुआ वो भारत ने कराया, उसके पहले जो हमले हुए भारत में कराए, ये आपको बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि हिंदुस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो भी हिंदुस्तान करा रहा है, पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो भी हिंदुस्तान करा रहा है? ये हमें आखिर इससे मिलेगा क्या जो हम दोनों जगह हमले कराएंगे? दूसरी चीज जो आपने कहा कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखिए, आपकी जब शुरुआत हुई थी, आप एक चीज जानते हैं, पाकिस्तान की शुरुआत ही एक गलत प्रिंसिपल से हुई थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान के अलावा और कहीं हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब 47 में पार्टीशन हुआ तो जितने लोग आपके पाकिस्तान गए उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, क्योंकि उनको हिंदुस्तान ज़्यादा प्यारा था। तीसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अरे भाईजान 71 में हमने नहीं बिगाड़ा क्या? आपने बिगाड़ा अपना हाल, या 99 में हमने नहीं बिगाड़ा, आपने अपना हाल बिगाड़ा है। 2002 में हमने अपना हाल नहीं, आपका हाल नहीं बिगाड़ा, तब भी नहीं सुधरते हैं। इसलिए तो आज हमारा मूल सवाल यही है कि इतनी हार झेलने के बावजूद पाकिस्तान बेहाल हो चुका है, बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? चलिए, फिलहाल मैं माफी के साथ अब सबको यहाँ पर रोकते हुए मुझे फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे यही जानने की कोशिश कि आखिरकार फिर होगा क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत अगर संभव नहीं, युद्ध की नौबत आनी नहीं चाहिए, तो होगा क्या? क्या विकल्प हो सकता है? क्या कोई समाधान नहीं है? और अगर है तो उस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आज बात हो रही है करगिल युद्ध के 22 साल पूरे हो चुके हैं। 22 साल पहले जबरदस्त जीत हिंदुस्तान ने हासिल की थी, पाकिस्तान को दुम दुबाकर वहां से भागना पड़ा था करगिल से। और आज चर्चा हो रही कि करगिल के बाद भारत पाकिस्तान में कितने बदले हालात। करगिल की हार क्या पाकिस्तान का हो रहा है अभी हाल बेहाल? करगिल के वार को 22 साल कब सुधरेगा नापाक पाकिस्तान? धोखा देने की फितरत से कब आ जाएगा पाकिस्तान? बातचीत की कोशिशें तमाम हुई है लेकिन हर बार नाकाम साबित हुई। ऐसे में कब तक पिसती रहेगी हमारी आवाम? भारत पाक के असहज रिश्तों का क्या नहीं है कोई समाधान? और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए मियां तारिक, आप ही के पास आना चाहूंगी। चलिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी आपकी गलतियां जो हमने साबित भी की, लेकिन आपने तब भी उनको नकार दिया। लेकिन अब आप ये बताएं, आगे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या ये हालात यूं ही जारी रहेंगे या कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? अगर हां तो क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है? क्योंकि सर, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हम दोनों पड़ोसी देशों को साथ आना होगा, एक दूसरे के सहयोग के साथ, बशर्ते आतंकवाद को साइडलाइन करते हुए। क्या ये करने के लिए पाकिस्तान तैयार है? ने कर दिया है, पाकिस्तान ने करतारपुर की राहदारी खोल दी। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने एक कदम, 10 कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ के करतारपुर को खोला, लोगों को, सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की दावत दी, और पाकिस्तान का ये पॉजिटिव जेस्चर था कि जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ही सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी लगा दी गई। हिंदुस्तान से ही बहुत सारी और पाबंदियां हुई और बहुत सारे मामला ऐसे होते रहे कि जिनको अगर देखा जाए तो बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं दोनों मुल्कों के दरमियान।
पाकिस्तान ने हमेशा पहल की, बात करने की कोशिश की। अब भी पाकिस्तान का मौकफ अपनी जगह पर है कि जो इंडिया है 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे मकबूजा कश्मीर को ले आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में आप खुद तस्लीम करके आए, आप उसी के खिलाफ जाएंगे तो फिर उसको कैसे कर सकते हैं? आप ही कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नहीं गया था, उस वक्त तो पाकिस्तान हो सकता है कश्मीर आज़ाद हो चुका होता उस वक्त, लेकिन मसला ये कि आप ही के वज़ीर आज़म ने जाके वहां पर करारदाद पेश की थी और उसका नतीजा ये कि आपने आज तक वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए, आपने रेफरेंडम नहीं करवाया, आपने इस्तिस्वाब राय का हक नहीं दिया उनको, कश्मीरियों को। लेकिन अब इशू ये है कि पाकिस्तान का मौकफ सिर्फ इतना था कि अगर आपने बात करनी तो बराबरी की बुनियाद पे करवाएं, और पाकिस्तान का जो मसला है उस मसले को, मकबूजा कश्मीर का जो मसला है, बुनियादी मसला इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो इस सारे मुद्दे पे दोनों मुल्कों के अवाम की भी यही ख्वाहिश है। आपके यहाँ मेरा ख्याल है कुछ चंद 1% है जो इंतहा पसंद है, जो इस चीजों पे अरे मसले का हल तो तब निकलेगा ना अगर ईमानदारी से कोशिश होगी। मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये, करगिल युद्ध की आज हम बात कर रहे हैं, उसी पर मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जब 2 महीने पहले संधि हुई लाहौर के अंदर, तो फिर क्यों आप लोगों ने उसका उल्लंघन किया? आखिरकार क्यों उसे फॉलो नहीं किया? तभी तो विश्वास पाकिस्तान पर नहीं हो पाता ना। विश्वास की बात है, विश्वास आप लोग साबित करते ना। आपने हर बार विश्वास को तोड़ा और फिर आप कहते हैं कि पहल होनी चाहिए। अरे पहल तो हम कर लेंगे, लेकिन आपकी तरफ से भी तो वो पहल सकारात्मक हो और ईमानदारी के साथ हो। खाने की दांत कुछ और, दिखाने की कुछ और, ये कब तक चलता रहेगा? और ऐसे में बातचीत फिर कैसे संभव है? बताइए। के बात करेंगी तो ज्यादा नहीं, बताइए। नहीं सर, बहुत अच्छा बोलिए। अब मेरी सुन लेना, आपने इतनी बातें कर ली, मुझे भी सुन लेना। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान का मुझे बताएं अफगानिस्तान में क्या ताल्लुक है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाने वाला हिंदुस्तान है, जिसके सारे के सारे जो लोग पकड़े जाते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट उनकी जो होता है वो हिंदुस्तान करता है। अब अगर अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ भाई, तालिबान आएंगे, वो अपना मुल्क संभालेंगे, अपने मुल्क में रहेंगे। जो आपके जो तफैलिये थे, जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो आपके चमचे थे, उनकी अब जान छूट रही, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप बात करेंगे, कारगिल की बात करेंगे तो कारगिल जो एक एडवेंचर जो भी हुआ उसको माजी का हिस्सा हो चुका है, वो खत्म हो गया। उसमें 2 मुल्कों के, आपने एक खातून ने कहा हमने अपने फौजियों को ऑन नहीं किया, हमने तो अपने फौजियों को निशाने हैदर भी दिया है, करना शेर खान निशाने हैदर दिया हमने, जनाब लालक जान को निशाने हैदर, हमने तो अपने उनकी बात ठीक है। बड़ी बात मियां तारिक, आपकी बात हो गई है तो जरा दूसरे जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी सुन लेते हैं सर। सभी को चर्चा में शामिल करना होगा ना, तभी चर्चा सार्थक हो पाएगी। ठीक है, मुझे लगता है इनफ टाइम मैंने आपको दे दिया है, लौटूंगी आपके पास। अनुज माथुर, इस समय कुछ कहना चाह रही? अनुज जी, एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए कि जल्दी से हिंदुस्तान की तरफ से जब जम्मू कश्मीर का भारत का जो एक्सेशन है दैट वाज फुल एंड फाइनल। ये 5 अगस्त से पहले के हालात की बात करते हैं। मैं यूं बोल रहा हूं कि 15 अगस्त से 47 से पहले के हालात में पहुंचेगा कश्मीर, तभी जाकर के ये समस्या हल होगी। जो एक्सेशन था वो फुल एंड फाइनल था, फुल एंड फाइनल था। और कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर, अक्साई चीन और ये गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, ये पूरा कश्मीर भारतवर्ष का है, कोई इसमें संदेह ना हो। उस बात को बेसिस बनाएं, फिर बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये 5 अगस्त 6 अगस्त की बात को छोड़ो। ठीक है, आरपी सिंह साहब, इंटरनल मैटर है, जो हमने किया वो कर दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने को देखें, तालिबान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसे छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान दूसरे देशों के साथ किस बातचीत में लगा हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। पीओके में जाकर के ठीक है, अपने गिरेबान में झांकिए। कुल मिलाकर यही बात है, पाकिस्तान के लिए यही चीज इंप्लीमेंट होती है। चलिए ठीक है, आरपी सिंह साहब, इमरान खान ने मियां तारिक कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर हल नहीं होता उस समस्या का, तब तक कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। क्या कहना है सर आपका? वो तो ऐसे देखिए, अभी और कई साल हल नहीं होगा, जब तक तब तक की जो सिचुएशन तारिक वही साहब जारी बोल रहे रहेगी। हैं, हाँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री वाले हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि वहां पे शासन जो भी हो कि एक कुटपतली के हाथ में रहे। और ये इनकी जो इस्लामिक स्टेट की परंपरा रही हुई है
कि वहां पे शासन करना है, भले ही पीठ में छुरा क्यों न घोंपना पड़े, चाहे वो बड़ा भाई क्यों ना हो। ये इसलिए जो है जिससे कि उनका रुतबा वहां बना रहे, कमांड एंड कंट्रोल पूरा बना रहे, चाहे वो वहां पे इमरान खान आए, चाहे आपके कोई भी आए। तो मिलिट्री की जो है कार्रवाई जो है जारी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कारगिल ने भारत को इतना अच्छा सबक दिया है कि भारत की सेनाएं इतनी तगड़ी हो गई हैं, इतनी उनके पास इक्विपमेंट आ गया है कि अब जो है उस तरह की कोई भी बदनीयती अब आगे नहीं आएगी। अभी जो हालात गलवान में हुआ है, अगर कारगिल में फिर से ऐसा कोई हालात हुआ तो गलवान से भी बदतर होगा। 4 घंटे के अंदर ही गलवान में चाइना को पीछे हटना पड़ा था, उसके कमांडिंग ऑफिसर, चाइना के बटालियन को, और जो भी था जहां पे कार्रवाई हुई थी। तो पाकिस्तान की नीयत के अंदर जो भी खोट है उसको भारत की सेनाएं काफी हद तक जो है उनको इस बार कोई भी, आपको याद होगा कारगिल के दौरान में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शर्त रखी थी जनरल मलिक को कि आपको एलओसी नहीं क्रॉस करना है, आपको एलओसी नहीं क्रॉस करना है। अब जो है वो शर्त हट चुकी है। भारतीय सेनाओं को यह बता दिया गया है कि आप कभी भी एलओसी क्रॉस कर सकते हैं, और इसका एक उदाहरण पुलवामा के बाद भारत दे चुका है। तो पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि अब भारत के पास ऐसी अब सेनाएं नहीं हैं जो पहले होती थी कि हाँ भाई भारतचारी से बात करो। अब जो हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम पाकिस्तान से आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एलओसी के ऊपर अब कोई बार नहीं है। अब जो है आगे तक, आगे जाकर इंटरनल तक वहां पे जो है, जो भी आतंकवादियों के जो पड़ाव हैं, चाहे जो भी उनके बेस हैं, उनको खत्म करने, उन्हें नेस्ता नाबूद करना होगा। चलिए ठीक है, अनुमा आचार्य, 22 साल पहले पाकिस्तान को हार मिली, जबरदस्त हार मिली यूं कहा जाए, लेकिन तब भी सबक नहीं सीखा, और आज की तारीख में भी जो उनका रवैया नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि कोई सबक सीखेंगे। देखिए, जो तारिक साहब हैं वो चूंकि अपने वतन की बात करेंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर के बारे में बोलने वाले आप कौन खामखा? ये तो कोई उनका उस पे हक ही नहीं बनता है कश्मीर के बारे में बोलने के लिए। और जो निशाने हैदर दिया, याद दिला दूं तारिक साहब, याद दिला दूं निशाने हैदर हमारे यहाँ के ब्रिगेड कमांडर ने जब आपको थोड़ा बताया कि आपके सैनिक हैं, तब जाके निशाने हैदर दिया गया, उसमें भी भारत का रोल था। और एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि एक तरफ आप अमेरिका के सगे बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ चीन के, तो आप किस तरह की बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, इसमें आप ही पिसने वाले हैं, ये तो हमें साफ दिख रहा है। और आपको याद दिला दूं कि अभिनंदन की जो आपने बात की ना, विंग कमांडर अभिनंदन की, तो विंग कमांडर अभिनंदन ने पहले आपके यहाँ का जहाज गिराया, और उसके बाद जब वो वहां गिरा तो ठीक है, आपको जेनेवा कन्वेंशन के कारण उसे वापस करना पड़ा, पर उसके पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जब 1999 में वो भी वापस आए थे। ये और बात है कि हमारे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा को आपने बहुत ही छल से हवा में रहते हुए ही उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, तो ये अच्छी बात नहीं होती। आप लोग बर्बर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मिराज 2000 ने जब मुंतो ढालों में आपके पूरे के पूरे जो बंकर्स थे उसको नेस्तनाबूद किया था, भूलिएगा नहीं, भारत की वायुसेना बहुत अपने आप में बहुत सक्षम है। तो इससे बेहतर है कि हम आपको इस तरह की धमकियां दें, आप वाकई छोटे भाई के रोल में आइए और उस तरह की बात करिए जिससे हम बात करने के लायक तो हो। तारिक जी जवाब दीजिए, कब आएंगे छोटे भाई के रोल में, कब आएंगे, कब आप मानने के लिए बात को तैयार होंगे, सुनने के लिए तैयार होंगे? बनाई हुई ना, उससे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। आपका मीडिया और आप लोग अभी तक उस कारगिल मूवी से बाहर नहीं निकले हैं। प्रॉब्लम ये है 27 फरवरी पर आप गए थे, आप खुद जानते हैं। आप एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए हुजूर, मैं आपकी बातों में नहीं बोला हूँ। देखिए 27 फरवरी को जो कुछ हुआ, हमने टारगेट करके आपको बताया था कि जी हम आपके जो आर्मी चीफ या दूसरे कमांडिंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनके साथ आपको, लेकिन आपने जो कहा ना कि आपका जहाज गिराया था, ये ख्वाब ही रह जाएंगे। वो एमएम आलम, ये इस एयरफोर्स का, ये पाकिस्तान की फौज में एमएम आलम जैसे लोग हैं जिन्होंने 3 सेकंड में 5 जहाज मारे थे भारतीय। बात ये ना करें कि आप बड़े तरक्की कर गए हैं, वो कर गए, और हमें कहते हैं कि जी आप कभी अमेरिका के साथ जाते हैं, आप भी कभी रशिया के साथ जाते हैं, कभी अमेरिका के साथ जाते हैं। आपका भी प्रॉब्लम ये है कि आपको भी नहीं पता कि आपने जाना किधर है। आप तो इलाके के चौधरी बनने के लिए चक्कर में है ना, कि अमेरिका के आशीर्वाद होगी और चौधरी बन जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान अकेला ही काफी है आपके लिए, किसी और मुल्क की जरूरत नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आती? आप बहुत शानदार मजाक कर लेते हैं
और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इस तरह का मजाक आप करके आराम से आप बोल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए टोकूंगी क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई भी सार नहीं है, जो भी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि हर बार भारत ने पाकिस्तान को हर बार मुंह की खिलाई है, तो ऐसी बात तो आप बिल्कुल ही ना करें। तो अपनी एयरफोर्स के बारे में तफसीलात ले लो, फिर मुझसे बात कीजिएगा। जनाबे अली, भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स, वो चौथे नंबर की, और आप कहीं नहीं लगते। आपके किसी जहाज में कोई ताकत नहीं है, और हमारे पायलट्स के जो जांबाजी है ना, वो तो दूर दूर तक आपके पायलट्स में नहीं है। तो ये सारे ख्वाब तो आप भूल ही जाइए। गए वो दिन जब खलील खान ख्वाबों की दुनिया में हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान इस समय जी रहा है, और इसीलिए हकीकत नहीं देख पा रहा है। अनुज माथुर जी बोलिए। शिल्पा, एक स्टेटमेंट और बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बड़ी पावर इज नॉट इट्स वेपनरी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की पावर है उनकी मोरालिटी, जो कि पाकिस्तान आर्मी के आसपास से नहीं भटकती। जो ये पाकिस्तान आर्मी थी जो 1999 में अपने 700 जांबाज सैनिकों को, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी, कारगिल में छोड़ के गए थे। 700 बरियल करे हैं इंडियन आर्मी ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ। और वो जो करगिल युद्ध के समय कोई हार शक ना झेलनी हो, पड़ी तो ये पाकिस्तान जो को, इंडियन उसका आर्मी की- झटका अब तक दिखाई दे रहा है। तारिक जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं अपने देश पर, अपने आप पर, अपने देश के हालात पर, लेकिन कब तक मुस्कुराएंगे सर? कभी गंभीरता के साथ चिंतन मंथन भी करेंगे कि नहीं? मैं लतीफे सुन रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। बात यह है, आपकी इंडियन आर्मी ने जिस दिन कोई जंग की या कोई पाकिस्तान के साथ क्लैश करने के बाद अपने 50% हुक्मरानों छुट्टी की के दरखास्त पंजों की से बात निकले। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के देश और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ही बचाव का तरीका है। मॉरलिटी, आपकी फौज की मॉरलिटी पैसे के लिए लड़ती है आपकी फौज, और हमारी फौज जो होती है वो बहुत ही शर्मनाक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फौज जज्बे के साथ लड़ती है। हमारा पूरा देश हमारे फौज के साथ होता है, और आप लोग अपने सैनिकों को अपना एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हमारे प्रेमाइसेस में छोड़ जाते हैं, और हम आपके पूरे रिवाजों के साथ और इससे बड़ी कायरता का सबूत और क्या दे हम पाकिस्तान को? संस्कार करते हैं। इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए? इससे बड़ी क्या कॉन्सिक्वेंस होगी कि आप कत्ल भी करते हो और फिर वो क्या कहते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वहां भी भरते तो हो जाते हैं, बदनाम वाली बात है। आप लोग साल में 10,000 से ज्यादा बार एलओसी की वायलेशन करते हो, ठीक है? जहां कश्मीर में भी, और हमारे कश्मीर में, आजाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी बेगुनाह सिविलियन पर फायरिंग होती है, एम्बुलेंसेज पे फायरिंग होती है, स्कूलों पे फायरिंग होती है, मार्टर गोले आप फायर करते हैं। हम गोले तो आपके वहां तैयार होते हैं, वहीं पर फूट जाते हैं। आतंकवाद अब आपके देश को ही निकलता जा रहा है। आप आंखें नीचे रहिए आंखें, यूं ही तबाह होते रहेंगे। बेगुनाह लोग रहते हैं। हम फौज की अगर बात करेंगे तो जब फौज पे हमला होता है तो फिर आपकी फौज चेक पोस्टें छोड़ के भाग जाती है। ये आपको कारगिल का अंदाजा है। वो आपके त्रिपाठी साहब ने कहा था कि कारगिल की ख्वाबों में रहिए और यूं ही अपने आप को बर्बाद करते रहिए। चलिए, मेरे पास समय की कमी, आप सभी से मैं जल्दी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जयके त्रिपाठी जी, अब आप किस तरह की संभावनाएं आगे देख रहे हैं? सिचुएशन आपके सामने है, रवैया पाकिस्तान का अब भी क्या बना हुआ है वो भी आपके सामने है। क्या लगता है सर, समाधान कभी नहीं निकलेगा, या शायद कोई शुभ मुहूर्त ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि निकल जाए, पाकिस्तान की बुद्धि फिर जाए, हो सकता है उसको कुछ समझ में आने लगे? त्रिपाठी जी, उसकी फॉरेन पॉलिसी हेट इंडिया और पाकिस्तान वही करता रहा है। अब इन्होंने कहा, मुझे तो इनसे हमदर्दी होती है क्योंकि इनके पीठ के पीछे तो आर्मी की बंदूक लगी होती है, बेचारे चाह के भी सच नहीं बोल सकते। इन्होंने, मैं एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तान तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक कि उसकी मिलिट्री जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ जाती, और इसीलिए पाकिस्तान तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती है। ठीक है अनुज माथुर, जल्दी से सर, समय की कमी है मेरे पास, आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद है? बिल्कुल, मैंने मैंने इनको यही बताया है कि उनको अपनी रियलिटी जो वास्तविकता है उसको समझें, उसको माने। हाँ। ये जो परमानेंट डिनायल के मोड में रहते हैं कि उसको ना करें, अपनी अर्थव्यवस्था देखें, उसे संभालें,
चीन इनका दोस्त नहीं है, चीन का सिर्फ इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और जैसे ही उसका इंटरेस्ट समाप्त होगा वो इनको इनका रास्ता दिखाएगा। तो ये बात इनको समझने की आवश्यकता है, क्या रियलिटी है, क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, और किस प्रकार से उसको वो सुधार सकते हैं। ठीक है, उस पर उसे काम करना चाहिए। आरपी सिंह साहब, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है भारत से कि अब वो किसी तरह की कारगिल दोहरा नहीं पाएगा। अब बस उसके पास ये छोटे मोटे ड्रोन और छोटे मोटे जो इंटरनल हरकतें करने की जो पुरानी बुरी आदतें हैं, बस वही ताकत रह गई है। चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे तालिबान हो, पाकिस्तान में अब उतनी दम नहीं है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेनाओं को इतनी ताकतवर बना दिया है कि अब कारगिल दोबारा नहीं कर पाएगा। और अगर करने की हिमाकत भी की तो वही हाल होगा जो 22 साल पहले हुआ था। अनुमा आचार्य, आपका फाइनल कमेंट जल्दी। वो खत्म होगा, सैनिक हैं वो या तो फतह करके झंडा फहरा के आते हैं या उस झंडे में लिपट के आने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो ये याद रखिए कि हमारे साथ ये इस तरह की जो बेईमानी करते हैं उसे बंद करिए, और सीधा सीधा पड़ोसी होने के कारण हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए, लेकिन उसके पहले उसका हमें सैंपल दिखाइए कि आप अच्छे हो सकते हैं, तब जाके कम से कम विश्वास तो हो। मियां तारिक, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जितने मुझे मशवरे दिए गए हैं, अगर ये सारे के सारे मशवरे आप खुद कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, हम अच्छे पड़ोसी रह सकते हैं। और उससे भी बढ़ के ये कि आपका मीडिया आतंकवादी फैलाने की बजाय, दहशतगर्दी फैलाने की बजाय ये नैरेटिव्स को है, फ्रेंडली नैरेटिव्स को बिल्ड करे तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके। मैं आचार्य साहब और इनके सहमत हूं इस बात से, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब तक हिंदुस्तान खुद दहशतगर्दी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आरोप हिंदुस्तान पर लगाते हैं। यही तो वजह है, जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं उसका ट्रीटमेंट कैसे आप लोग कर पाएंगे? और मुझे तो लगता है ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मत कीजिए। आतंकवाद अब आप ही के देश को निकलता जा रहा है, कम से कम अपना तो ख्याल कर लीजिए। हिंदुस्तान की तो छोड़िए, हम अपने आप अपनी स्थिति को खुद निपटना बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बेईमानी छोड़े, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपना छोड़े, आंख नाक कान खोले, ख्वाब छोड़कर हकीकत को जाने, हकीकत को पहचाने, तब शायद उसका उद्धार हो जाए, वरना तो कोई चांस नजर नहीं आते। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।